बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बाप गरीब रिक्शा ड्राइवर था। जहेज की वजह से बहन की शादी न हो पाई। सब समझते कि लड़कियों में ऐब है। एक दिन अब्बा अचानक हार्ट अटैक से फौत हो गए, तो मेरी बड़ी बहन अब्बा का रिक्शा चलाकर हमें पालने लगी। पर उसके पास तो ढेरों पैसे आने लगे। रोज उसके रक्षे से जनाना फटे कपड़े मिलते, पूछने पर वो टाल देती। कुछ वक्त के बाद मैंने छुपकर एक लड़के से दोस्ती की और चेहरा छुपाकर उससे मिलने चली गई। पर जान निकल गई जब उसने जबरदस्ती मुझे मेरी ही बहन के रिक्शे में डाला। और फिर बहन ने बाजी के हाथ कपकपा रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें उनकी परेशानी की चुगली खा रही थी। मैंने बाजी का हाथ पकड़ लिया और बोली, खुदारा आप ना चाहे, शहर के हालात अच्छे नहीं हैं। रात का अंधेरा हर सू फैल गया है। आपको तो कुत्तों से भी बहुत डर लगता है। देखिए, बाहर कुत्ते भी होंगे। बाजी ने मेरी बात सुनी तो रक्षे की सीट से उतरकर मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वो बोली, अमारा, मेरी हिम्मत बनो, मुझे डराओ मत। मैं बोली, मैं भूखी मर जाऊंगी, मगर रात के इस पहर आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। बाजी जमीन पर ठहस ही गई थी। मैं भी उसके पास ही बैठ गई थी। मैं बोली, बाजी, मैं एहसन भाई को कॉल कर दी हूँ। वो तो आपके मंगेतर है ना, आपसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं। वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बाजी बस चुपचाप मुझे देखती रही थी। मैंने एहसन भाई को कॉल लगाई थी। वो बोला, क्या बात है गुड़िया, इतनी रात के वक्त फोन कर दिया? बड़े दिनों के बाद किसी ने मेरे साथ प्यार से बात की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, भाई, बाजी इस वक्त बाहर जा रही है, रक्षा चलाकर वो हमारे लिए कुछ कमाना चाहती है। भाई कहने लगा, गुड़िया, अब तुम दोनों लड़कियों के सर पर बाप का साया नहीं रहा। कोई रोक टोक नहीं है तुम लोगों पर। अब तो तुम दोनों ने अपनी असलियत दिखानी ही है ना। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारी बहन कमाई के खातिर नहीं, अपनी याशी के लिए बाहर निकल रही है। मैं तो अब तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा, ये रिश्ता खत्म करता हूँ। इतना कहकर एहसन भाई ने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। मेरे हाथ कँपकपाने लगे थे। मैं फूट फूट कर रोती और बाजी के आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली, बाजी, मैंने आपकी शिकायत नहीं लगाई एहसन भाई को। मैं तो फकत चाहती थी कि इस मसले का कोई हल निकल आए, मगर भाई ने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। बाजी का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया था, मगर फिर कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मगर मेरा दिल भरा हुआ था, आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी मेरे भाई के कमरे का दरवाजा खुला था। भाभी तनफन करती कमरे से बाहर निकल आई थी। वो गुस्से से घूर कर बोली, रात के इस पहर तुम दोनों का कौन मर गया है जो मेरे कमरे के बाहर बैठकर बीन कर रही हो? भाई भी भाभी के पीछे ही आया था। वो भी हमें सख्त बातें सुनाकर वापस अपने कमरे में चला गया था। मैं ये सब हालात देखकर जहनी मरीजा बनने लगी थी। मेरे अब्बू के इंतकाल को 2 माह हो चुके थे। वो रिक्शा ड्राइवर थे। हम दोनों बेटियों का वही पेट पालते थे, जबकि भाई जो कमाता था वो अपनी बीवी की हथेली पर रख देता था। मेरी बाजी का रिश्ता तो तय हुआ था, मगर उसका मंगेतर अभी शादी के लिए हामी नहीं भर रहा था, क्योंकि उसे इल्म था कि अब्बू भारी जहेज नहीं दे पाएंगे। भाई को तो हमारी फिक्र ही न थी। अब्बू ने कई बार उसे कहा कि तुम अच्छा कमाते हो, अपनी बहन के लिए जहेज बना दो। तो भाई आगे से कहता, नहीं, मेरे पास तो जहेज के लिए पैसे ही नहीं है। और फिर सानिया की कौन सा उम्र गुजरती जा रही है, अभी वो फकत 19 बरस की तो है। जब बड़ी हो जाएगी तब देखा जाएगा कि उसकी शादी कहाँ करनी है। मैं तो उसकी शादी एहसन से नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग जहेज मांग रहे हैं। मैं कहीं ऐसी जगह पर उसकी शादी करूंगा जो कि जहेज ना मांगे। अब्बू बस चुपचाप भाई को देखते रह जाते थे। हमारी जिंदगी बड़ी खामोशी से गुजर रही थी, मगर हलचल तब मची जब अचानक से अब्बू का इंतकाल हो गया था। मैं और बाजी तो परी दुनिया में अकेली रह गई थी। भाई के होते हुए भी हम दोनों तन्हा थी। हमारा कोई सहारा नहीं था। हम सारा सारा दिन रोती रहती थी, मगर कोई चुप करवाने वाला न होता। 2 माह तक तो भाई ने हमें रोटियां मुहैया की थी, मगर अब उसने साफ कह दिया था कि मेरी तरफ से तुम दोनों भाड़ में जाओ। मैं अब तुम लोगों का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी रोजी रोटी जिस तरह चाहे मर्जी कमाओ। बाजी ने कहा, भाई, हम कैसे करेंगे ये सब? आप ही तो हमारा वाहिद सहारा है। तो भाई कहने लगा, बस समझो, तुम्हारा ये सहारा भी खत्म हो गया है। अब जो भी करना है तुम दोनों ने ही करना है। तब बाजी कहने लगी, भाई, मुझे अब्बू ने अच्छे वक्तों में रिक्शा चलाना सिखाया था। अब मैं रिक्शा चला लिया करूंगी, जिससे हम दोनों बहनों का खर्च निकल जाएगा। तो भाई कहने लगा, हाँ, जरूर रिक्शा चलाओ या जो मर्जी करो, मगर मैं तुम्हें ये रिक्शा दिन में चलाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि लोग फिर तरह तरह की बातें करेंगे कि भाई बहनों को रोटी नहीं दे सकता। तुम ये रिक्शा मगरिब की अजान के बाद चलाना, और फिर फजर की अजान तक रिक्शा चलाना बंद करके घर में मौजूद होना, नहीं तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। बाजी ये बात सुनकर परेशान हो गई थी। उसे रात से डर लगता था
मगर उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि भाई के आगे सवाल करती या उसकी बात को रद्द करके कह देती कि नहीं, मैं तो दिन में ही रिक्शा चलाऊंगी। और आज पहली रात है कि बाजी रिक्शा चलाने के लिए घर से जा रही थी, जबकि मेरा दिल नहीं मानता था। मेरी बहन कम उम्र थी, नासमझ थी और डरपोक सी भी थी, लेकिन आज न जाने उसमें इतना हौसला कैसे आ गया था कि वो मुझे दिलासे दे रही थी। बाजी जाना चाह रही थी, जबकि मैं उन्हें रोक कर बैठी थी। बाजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कहने लगी, अम्मारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक मुल्क का बादशाह था। वो बहुत नेक दिल था। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था। वो अपनी बेटियों को जान से ज्यादा अजीज रखता था। मगर पता है क्या हुआ? एक दिन बादशाह मर जाता है। सब बहुत रोते हैं, सबको बहुत तकलीफ भी होती है, मगर फिर सब लोग वक्त के साथ साथ उस गम को भूल गए। बेटा बाप की जगह पर बादशाह बन गया और इस खौफ से कि कहीं जायदाद में बहनें हिस्सा ना मांग ले, उन्हें जंगल में फेंकवा देता है। छोटी बहन तो डरपोक सी होती है, मगर जो बड़ी बहन होती है, सब कुछ उसने ही तो करना होता है। अब या तो वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और इंतजार करे कि जंगल का शेर आकर उन्हें खा ले, या फिर उसे खुद से कुछ ना कुछ करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा और इस जंगल से निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। तुम यकीन करो, मेहनत में अजमत है। मैं हम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। अब तुम मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। इतना कहकर बाजी ने अपना हाथ मुझसे छुड़वा लिया था और रक्शे में जाकर बैठ गई थी। फिर मैंने गेट खोला और बाजी को अलविदा कर दिया था। उनको घर से रुखसत किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने एक और जनाजा रुखसत कर दिया है। मेरे दिल पर बहुत बोझ था। मैं अपने कमरे में आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे आज सब मेरा दिल फट जाएगा। सारी रात यूं ही गुजर गई थी। मैं अपनी बहन पर आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंकती रही थी। और फिर वो वक्त भी आया कि फजर के वक्त बाजी के रिक्शे की आवाज सुनाई दी थी। मैंने जल्दी से उठकर गेट खोल दिया था। मैं बाजी के गले लग गई थी, मगर बाजी ने मुझे एक हाथ से पीछे की जानिब किया था। बाजी के चेहरे के तासुरात बिल्कुल संजीदा थे। मैं बोली, आप ठीक हैं? आपकी रात कैसी गुजरी? तो बाजी ने अपनी जेब से मुझे हजार हजार के कई नोट निकाल कर पकड़ा दिए थे। वो कहने लगी, रिक्शा चलाने में तो बहुत पैसा है, मगर न जाने अब्बू ने हमें सारी उम्र गरीब क्यों रखा। इतना कहकर वो कमरे में चली गई थी। जबकि मैंने वो पैसे गिने तो वो पूरे 9,000 थे। मैं हैरान रह गई थी कि एक रात में रिक्शा चलाने से 9,000 रुपए कैसे मिल गए। बाजी तो कमरे में चली गई थी। मैंने रिक्शा देखा तो अब्बू की याद आने लगी थी। मैं बहते आंसुओं के साथ अपने दुपट्टे के साथ अब्बू का रक्षा साफ करने लगी थी, मगर ये देखकर तो दंग रह गई कि उस रक्षे में जनाने कपड़े पड़े थे जो कि फटे हुए थे। मेरे दिल पर हाथ पड़ा था। मैंने जल्दी से वो कपड़े निकाले और भागकर बाजी के पास चली गई थी। मैं बोली, बाजी, ये क्या है? ये किसके कपड़े हैं? बाजी ने एक नजर देखा और कहने लगी, मुझे इल्म नहीं है, शायद अब्बू ने रखे हों। इतना कहकर उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहने लगी, मुझे सोने दो, सारी रात से रिक्शा चला रही हूँ। बाजी सो गई थी, जबकि मेरे दिल में कई सवाल मंडरा रहे थे। शाम को 6 बजे जब बाजी उठी तो मैं फिर उनके पास जाकर बैठ गई। पहले उनको खाना खाने के लिए दिया, मगर उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया था। मैं बोली, क्या बात है, आप कुछ बदली बदली लग रही हैं? बाजी कहने लगी, क्यों, मेरे सर पर सींग उगाए हैं क्या? ज्यादा बातें ना बनाओ और जाओ मेरे सामने से, मेरे सर में बहुत दर्द है। बाजी का रवैया बिल्कुल अजीब सा था। वो तो मेरे साथ कभी भी इस तरह मुखातिब नहीं हुई। मेरे दिल को अनजाने वसवसों ने घेर लिया था। कहीं सच में तो ऐसा नहीं हो गया कि रात को मैंने अपने घर से सच में जनाजा ही रुखसत किया हो बाजी का। फिर मैंने सोचा, शायद ये सब मेरा वहम है, शायद बाजी थकी हुई हूं। और फिर जाहिर सी बात है, वो पहली बार इस तरह अकेली, वो भी रात के वक्त घर से निकली थी, वो परेशान तो होगी ही। मुझे यकीन था कि चंद ही दिनों में बाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मगर मेरा ये यकीन वहम बन गया था, क्योंकि हर गुजरती रात के साथ बाजी मजीद संजीदा होती जा रही थी। मुझे कुछ गलत होने का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। मैंने बाजी के रक्षे की तलाशी दी तो मुझे फिर से फटे कपड़े मिले थे। अब मेरी फिक्र मजीद बढ़ गई थी। वो कपड़े में बाजी के पास लेकर गई। मैं गुस्से से बोली, बाजी, ये आपका वही सूट है ना? ये किस तरह फटा और रक्षे में क्या कर रहा है? तो बाजी कहने लगी, तुम भी बात का पतंगड़ बना लेती हो, ये मेरा ही सूट है। तुम्हें पता तो है कि हमें शाजिर और नादिर ही कपड़े खरीदना नसीब होते थे। ये इतना पुराना सूट है, फट गया था तो मैंने रक्षे में रख दिया ताकि रक्षे की सफाई इससे कर लिया करूं। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। बाजी मुस्कुराकर बोली, अब तो मैं ज्यादा कमाने लगी हूं ना, अब तुम और मैं दोनों एक दिन शॉपिंग के लिए जाएंगे
और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। मैं मुस्कुरा दी थी और फिर बाजी के लिए चाय बनाने चली गई थी। मुझे यही लगा था कि बाजी ने यह सब मुझे टालने के लिए कहा है, वरना हमें अच्छे कपड़े कहाँ नसीब होना थे। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए थे। फिर बाजी मेरे पास आई और कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो वो सारे पैसे निकालो जो मैं तुम्हें वक्तन फवक्तन देती रही थी। हम अपने लिए आज अच्छे अच्छे कपड़े और जूते लेकर आएंगे। मैं बाजी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैं बोली, बाजी, पैसे तो मेरे पास नहीं है। आप मुझे जितने भी पैसे देकर जाती थी वो सारे के सारे मुझसे भाभी ले लेती थी। बाजी का मुंह खुले का खुला रह गया था। उनके चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा आया हुआ था। वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम मेरी मेहनत की कमाई किस तरह भाभी के सुपुर्द कर सकती हो? तो मैं डर गई थी। मैं बोली, बाजी, भाभी कह रही थी कि तुम दोनों इस घर में रहती हो, तुम लोगों ने किराया भी तो देना है, इसीलिए वो मुझसे पैसे ले जाती थी। बाजी कहने लगी, किराया? किस चीज का किराया? हम अपने बाप के घर में रह रहे हैं, भाभी के बाप के घर में तो नहीं। तुम चलो मेरे साथ, देखना मैं कैसे अभी अपने सारे पैसे भाभी के जबड़ों के नीचे से निकलवाती हूँ। बाजी मेरे आगे बढ़ गई थी, जबकि मैं उन्हें रोकती रह गई थी। मैं बड़ी परेशान थी कि आज न जाने क्या बनेगा। मैं बाजी के पीछे ही भागी थी। बाजी गुस्से से कहने लगी, भाभी, मेरे वो सारे पैसे दे दे जो आपने मेरी बहन से लिए हैं। भाभी आगे से अकड़ गई। वो कहने लगी, इस घर में रहना है तो पैसे मुझे ही देने हैं। बाजी कहने लगी, आपके लिए यही बेहतर है कि आपने जितने भी पैसे मेरी बहन से लिए हैं वो वापस कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी तो शुरू से ही हमारे साथ ज्यादती करने की आदी थी। वो हाथ नचा नचा कर कहने लगी, अच्छा, नहीं दूंगी पैसे, बताओ तुम क्या कर लोगी? ये बात सुनकर बाजी ने आओ देखा ना ताओ। उसने भाभी के कमरे में जो भी चीजें पड़ी थी वो उठा उठा कर नीचे पटकना शुरू कर दी थी। हत्ता कि बाजी ने भाभी का ड्रेसिंग टेबल का शीशा भी तोड़ दिया था। हाथों पैरों से जान ही निकल गई थी। उसने जल्दी से अलमारी से पैसे निकालकर बाजी के हाथ पर रख दिए थे। बाजी ने भाभी को घूर कर कहा, आज के बाद अगर मेरी बहन से पैसे लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर बाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, आ जाओ, हम चलते हैं। बाजी ने अपना रक्षा निकाला और हम दोनों बैठकर शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मैं बेतहाशा घबराई हुई थी। मेरी आंखों से तो आंसू गिर रहे थे। मैं बोली, बाजी, आपने अच्छा नहीं किया। अभी तो भाई घर पर मौजूद नहीं था। सोचो, जब वो घर आएगा तो हमारे साथ क्या सुलूक करेगा। बाजी बोली, तुम फिक्र न करो, मैं इस जालिम दुनिया में रहना सीख चुकी हूँ। मैं पहले वाली बहन नहीं हूं तुम्हारी, जो ऊंची आवाज से भी डर जाया करती थी। अब अगर मुझे कोई ऊंची आवाज सुनाएगा तो मैं उसकी जबान खींचूंगी। कोई मुझे आंखें दिखाएगा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। बाजी ने अपने लिए प्यारे प्यारे से कपड़े लिए थे। मुझे भी कहा कि पसंद कर लो। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाजी ने ही मेरे लिए कपड़े लिए और जूते लिए। उसके बाद मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए भी ले गई थी। मगर मेरे हलक से तो नवाला नीचे ही नहीं उतर रहा था। मुझे बार बार यही डर लग रहा था कि न जाने आज हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बाजी ने मुझे दिलासा दिया। वो कहने लगी, पागल मत बनो, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों घर पहुंची तो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक भाई सहन में बैठा हमें घूर रहा था। वो कहने लगा, कहां से आवारागर्दी करके आई हो? तो बाजी कहने लगी, आवारागर्दी करने तो नहीं गए थे, अपने लिए कपड़े लेने गए थे। आप में तो इतना भी दम नहीं है कि अपनी यतीम बहनों को कपड़े ही दिलवा दें। मुझे खुद ही कपड़े लेने पड़े। भाई कहने लगा, तुम मुझे अपने पैसे का रोब दिखा रही हो? तो बाजी 2 कदम आगे बढ़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ, मैं अपने पैसे का रोब दिखा रही हूं। इतना कहकर बाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई थी। कमरे में आई तो मेरी हंसी ही छूट गई थी। मैं बेड पर दोहरी हो गई थी। मैंने कहा, बाजी, आप तो सच में शेरनी बन गई हो। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भाई इस तरह आपसे डर जाएगा। मैं हंसी से लोटपोट हो रही थी, जबकि बाजी हंस न पाई थी। न जाने उन्हें क्या हो गया था कि वो हर वक्त संजीदा ही रहती थी। उस दिन तो भाई चुप हो गया था, मगर इस चीज का बदला वो हमसे वक्तन फवक्तन लेता रहता था। कभी चीखने चिल्लाने लगता, कभी और चीजें उठाकर फेंकने लगता, जबकि भाभी ने भी हमें अपने काबू में करने की भरपूर कोशिश की थी। मैं ये सब बातें बाजी को भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। अब मेरा दिल हर चीज से अचाट हो गया था। मुझे भी कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकती, जिसको मैं हर चीज बता सकती। एक दिन मेरे मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी। लड़के का नाम जमाल था। उसकी आवाज प्यारी थी, पढ़ा लिखा भी लगता था। मेरी आवाज सुनकर कहने लगा, आपकी आवाज तो बड़ी भली है, न जाने आप कितनी खूबसूरत होंगी।
मैं मुस्कुरा दी और बोली, अगर आपका अंदाजा गलत निकला और मैं खूबसूरत ना हुई तो? वो कहने लगा, आवाज तो अच्छी है, इसी से काम चल जाएगा। इस तरह हम दोनों की गुफ्तगू होने लगी थी। चंद ही दिन गुजरे कि ये गुफ्तगू प्यार मोहब्बत में बदल गई थी। मुझे भी मेरे तन्हा दिनों का सहारा मिल गया था। बाजी तो रात में रक्षा चलाने के लिए घर से निकल जाती थी, जबकि मैं सारी सारी रात जमाल के साथ फोन पर बातें करती रहती थी। मैं अब खुश रहने लगी थी। घर का माहौल तो अब भी अच्छा नहीं था। शाम को भाई हमारे कमरे में आया था। वो बाजी से कहने लगा, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, मुझे दे दो, मैं जल्द लौटा दूंगा। बाजी कहने लगी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। भाई ये बात सुनकर गुस्से में आ गया। वो कहने लगा, क्यों नहीं है तुम्हारे पास? और आजकल तुम्हारी जबान क्यों ज्यादा चलने लगी है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं भी हैरान हुई थी कि न जाने बाजी ने भाई को पैसे देने से इनकार क्यों कर दिया था। मेरे पास अभी भी बाजी के दिए हुए 50,000 रुपये पड़े थे। बाजी करना चाहती तो भाई की मदद कर सकती थी। भाई कहने लगा, अच्छा जल्दी करो, मुझे पैसे दे दो। बाजी कहने लगी, मैंने एक बार कह दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर नहीं है। जो भाई हम दोनों बहनों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, आज वो मुझसे पैसे मांगने आ गया है। बड़ी बात है। आज के बाद पैसों के मुतालिक सोचना भी मत, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर भाई उठकर खड़ा हो गया। वो कहने लगा, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल, मैं देख रहा हूं तुम कुछ और ही बनती जा रही हो। बाजी बोली, हाँ, तुम जैसे लोगों के साथ गुजारा करने के लिए ऐसा ही बनना पड़ता है। ये बात सुनकर भाई कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मैं अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गई थी। भाई के जाने के बाद मैं उठकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ बाजी के सामने जोड़ दिए थे। मैं बोली, बाजी, इस घर का सुकून खराब मत करो। मेरा दिल हर चीज से अचाट हो गया है। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। इस घर की टेंशन की वजह से मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। मैं सच में बहुत तंग आ गई थी। मैंने जमाल को फोन किया और उससे कहा कि तुम मुझे मेरे घर से आकर ले जाओ। मैं मजीद यहां पर रुकना नहीं चाहती। हम दोनों निकाह कर लेंगे। जमाल मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। कहने लगा, मैं भी यही चाहता हूं, मगर मुझे तो लगता था कि तुम्हें मनाने में बड़ी देर लग जाएगी, पर अच्छा हुआ कि तुम जल्दी मान गई हो। तो मैं बोली, हाँ, जल्दी मानना पड़ा क्योंकि मेरे घर के हालात नहीं अच्छे। वो कहने लगा, ठीक है, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। आज रात में तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। मैंने स्याह रंग का बाया पहन लिया था और अपना चेहरा भी अच्छी तरह से ढक लिया था। जमाल ने मुझे फोन किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। मैं अपने घर से निकली और जमाल के साथ उसकी बाइक पर बैठकर रवाना हो गई थी। मैं बोली, जमाल, अब हम कहाँ रहेंगे? तो वो कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैंने पूरा इंतजाम किया हुआ है। वो मुझे शहर की एक सुनसान गली में ले गया था। वहां एक ही रिक्शा खड़ा था। जमाल कहने लगा, इस रिक्शे में बैठ जाओ, तुम इस लड़की के साथ मतलूबा जगह पर पहुंच जाओगी और फिर मैं भी वहीं पर आकर तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगा और हम अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारेंगे। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो रिक्शा ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मेरी बाजी ही थी। मैं उसे पहचान गई थी, मगर वो मुझे पहचान ना पाई क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर पर्दे में थी। मैं बाजी के रिक्शे में जाकर बैठ गई थी। रिक्शा चलता रहा था और फिर एक अजीब सी जगह पर जाकर रुक गया था। बाजी कहने लगी, उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं हैरान हो गई ये देखकर कि हर जगह मर्द ही मर्द है। मैंने अपनी आवाज बदलकर कहा, ये कैसी जगह है? तो बाजी कहने लगी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम यहाँ पहली दफा आई हो। ये हीरा मंडी है। तुम्हारे साथी जमाल ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। यकीनन तुम यहाँ पर पहले भी कभी आई होगी। मैं ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। मुझसे तो जमाल ने निकाह का वादा किया था। ये बात सुनकर बाजी हैरान हुई थी। वो कहने लगी, ओह, तो लगता है फिर वो तुम्हें धोखे से बेचना चाहता है। तुम्हारी यही किस्मत है। चलो अब अंदर चली जाओ। मैं रोने लगी और बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। बाजी कहने लगी, मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचा सकती, नहीं तो जमाल मुझसे पैसे मांगेगा। न जाने उसने तुम्हें कितने पैसों में फरोख्त किया हो। मेरी बहन की आंखों में उस वक्त कोई रहम नहीं था। वो एक सफाक लड़की लग रही थी। मैंने जल्दी से अपने चेहरे से नकाब पलट दिया था। मेरी बहन घबरा गई और बोली, तू यहां क्या कर रही है? तो मैं बोली, बाजी, घर के हालात से तंग हो गई थी। जमाल से कहा कि मुझसे निकाह कर लो तो वो राजी हो गया। उसने मुझे अपने पास बुला लिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे फरोख्त कर देगा। बाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रिक्शे में धक्का दे दिया था। वो कहने लगी, बैठो इसमें, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। ये सब मेरे लिए बड़ा परेशान कुन था। मैं सारा रास्ता रोती आई थी। जब घर पहुंची तो देखा
कि भाई और भाभी सहन में ही बैठे थे। भाई ने जैसे ही मुझे देखा उठकर खड़ा हो गया और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो कहने लगा, तुम ये घर छोड़कर चली गई थी ना, मैंने तुम्हारे सिरहाने के नीचे खत पड़ा देखा। तुमने कहा कि मैं अपने आशिक के साथ ये घर छोड़कर जा रही हूं, तो तुमने मेरी इज्जत खाक में मिलाने की कोशिश की थी। भाई ने मुझे मार मार कर जमीन पर गिरा दिया था। तब मेरी बहन आगे बढ़ी थी। उसने मेरे भाई को गिरेबान से पकड़ लिया था। वो कहने लगी, कौन कहेगा कि तुम हमारे बड़े भाई हो? तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम अपनी छोटी बहन पर फकत इसलिए हाथ उठा रहे हो क्योंकि वो अपने आशिक के साथ चली गई थी। आज तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी हो गई, मगर वो क्या था जब तुमने अपनी 19 बरस की बहन को रात के वक्त रिक्शा चलाने की इजाजत दी? क्योंकि दिन में अगर कोई देख लेता तो लोग तुम पर जुमले कसते। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि रात के वक्त सड़कों पर दरिंदे फिरते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे भाई को डूबकर मर जाना चाहिए। जब पहली रात में रिक्शा लेकर घर से निकली तो मेरी इज्जत तार तार कर दी गई। मुझे अपना और अपनी बहन का पेट पालना था, इसीलिए मैं अगली रात भी चली गई, मगर मैं दरिंदों का शिकार होती रही, यहां तक कि मैं खुद दरिंदा सिर्फ इंसान बन गई। मैं भी उन दरिंदों के साथ मिलकर काम करने लगी। तुम मर क्यों नहीं जाते भाई? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इतना कहकर बाजी फूट फूट कर रोने लगी थी और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ये सब देखकर तो मेरे हाथों पैरों से जान निकल गई थी। भाई हम दोनों को वहीं पर छोड़कर अपने कमरे में चला गया था, जबकि मैंने बाजी पर पानी के छींटे डाले। जब उसे होश आया तो मैं और मेरी बहन सारी रात रोती रही थी। आज मुझे समझ आया था कि मेरी बहन ने जब से रिक्शा चलाना शुरू किया था वो इतनी बदल कैसे गई थी। जब इंसान का अंदर मर जाए तो वो जाहिरी तौर पर भी बदल जाता है। मेरी वो बहन जो फूलों की बातें करती थी, जो रंगे कहकशां को पसंद करती थी, उसके लहजे में कांटे भर आए थे और उसकी वजह थी मेरा भाई, भाभी और ये माशरा। मुझे अफसोस है मैं अपनी बहन को समझ नहीं पाई थी। मेरी बहन तो गमों से चूर चूर थी। हम दोनों बहनें सारी रात रोती रहीं तो दिल का गम कुछ हल्का हुआ था। बाजी का हाथ पकड़ते ही मुझे नींद आ गई थी। न जाने ये कितनी गहरी नींद थी कि मेरी आंखें न खुली। जब बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ तब मैं जागी। देखा कि मेरी बाजी तो पंखे के साथ लटकी हुई है। गो मेरी बाजी उसी रात मर गई थी जब वो पहली बार रिक्शा लेकर घर से निकली थी, मगर आज उसकी तदफीन की जा रही थी। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। दिल भी अजीब ढीठ चीज है कि गम से फटता भी नहीं था। यूं ही चंद माह गुजर गए। एक दिन मेरा भाई काम पर गया तो अपने पैरों पर, लेकिन वापस एम्बुलेंस में आया था। उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों पांव से माजूर हो गया था। ये सब देखकर मेरे दिल में जरा सा भी मलाल नहीं गुजरा था। मुझे ऐसा लगा था कि जिसने गुनाह किया उसको उसकी सजा मिल गई। मेरी भाभी भाई की माजूरी के बाद चंद माह ही साथ रही, मगर फिर कहने लगी कि मैं तो जवान हूं, माजूर आदमी के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे भाई से खुला लेकर अपनी 9 माह की बच्ची भी भाई के पास छोड़कर चली गई। मेरे भी बहुत से रिश्ते आते हैं, लेकिन मैंने शादी नहीं की। भाई मुझसे कहता है कि तुम शादी कर लो और घर बसा लो, तो मैं उनके पास बैठ जाती हूँ, मुस्कुराकर उनकी बेटी के सर पर हाथ फेरती हूँ और कहती हूँ ये बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी है। और पता है मैं क्या चाहती हूँ कि इसका नसीब भी हूबहू मेरी बहन सानिया जैसा हो। अगर मैं शादी करूंगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा? भाई देखना, मैं आपकी बेटी को दूसरी बाजी बनाऊंगी। इसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मेरी बहन के साथ हुआ था। ये बातें सुनकर मेरा भाई बहुत घबरा जाता है। वो दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ देता है और फूट फूट कर रोता है, माफिया मांगता है, मगर मेरे दिल में बिल्कुल भी तरस नहीं आता। अब मैं छोटी सी भतीजी की तरफ देखती हूँ तो दिल मोम हो जाता है। समझ नहीं आता कि अपनी बहन का बदला लूं या इस बच्ची को बेहतर मुस्तकबिल दूं। मेरी ये परेशानी आप लोग ही खत्म कर सकते हैं। मुझे अच्छा मशवरा दें। क्या मुझे उस बच्ची के साथ वही सब कुछ करना चाहिए जो मेरे भाई ने मेरी बहन के साथ किया था, या मुझे तारीख बदल देनी चाहिए? मुझे उसके साथ रहमदिली और सिला रहमी से काम लेना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।